गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको बता दी हूँ कि कैसा सिलेबस रहेगा और कौन से सिलेबस में कट है। फिर से एक बार देख लीजिए, जितना मैंने ये हाईलाइट की हूँ ये पूरा कट हो गया है। ये भी इंफॉर्मेशन यानी साइंटिस्ट के जो इंफॉर्मेशन थे वो कट कर दिए गए हैं। बाकी जो सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका सिर्फ डेफिनेशन है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। यानी सेंटर पे रहकर जब कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और वो जो फोर्स है वो एक्ट करने लगता है और एक मोशन क्रिएट होता है। मीन्स हम आपके बुक में है एक डायग्राम जो कट कर दिया गया है, लेकिन आप पढ़ते समय उसका उस डायग्राम को देख सकते हो। एक लेडी है, वो क्या कर रही है, घुमा रही है, एक धागे को घुमा रही है किसी चीज से बांधकर, और वो गोल गोल क्या हो रहा है, घूम रहा है। और एक सर्कुलर पाथ में जब वो घूम रहा है, मोशन कर रहा है, इसीलिए उसको क्या बोला गया है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। A force act on any object moving along a circle and it's direct toward the center of circle. This is called the centripetal force. यानी किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ से, सेंटर से, और वो एक सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो हम उस समय उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केपलर्स लॉ। ठीक है, तो केपलर्स लॉ पढ़ने के पहले मैं बता दूं कि ये है इलिप्स मोशन जो होता है। ठीक है, अब इलिप्स मोशन यानी हमारे बहुत सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, मोशन करते हैं, और वो एक सर्कुलर पाथ में ना करते हुए एक इलिप्स क्रिएट होता है। अब मैं सर्कल और इलिप्स के बारे में आपको बताती हूँ। जैसे ये आपकी इसमें बुक में दिया हुआ है, डू यू नो में एक कोन है। ठीक है, ये क्या हो गया, कोन हो गया। अब इस कोन को अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, ऐसे कट करते हैं, तो जब हम यहाँ से इसको कट करेंगे तो ये सर्कल में कट होगा, बट हम उसको थोड़ा सा तिरछा लेकर ऐसे कट करेंगे तो ये इसमें एक जो डायग्राम बन रहा है, ये सर्कल बन रहा है और ये पूरी तरह से सर्कुलर नहीं है, तो हम इस समय इसको क्या बोलेंगे, इलिप्स। तो जितने भी प्लैनेट्स है वो एक इलिप्स मोशन क्रिएट करते हुए क्या करते हैं, घूमते हैं। देन इंफॉर्मेशन पढ़ लेंगे हम। सबसे पहले प्लैनेटरी मोशन हैज बीन ऑब्जर्व बाय द एस्ट्रोनॉम सिंस द एंशिएंट टाइम। यानी प्राचीन समय में जो प्लैनेट है उनके मोशन के आधार पर जो एस्ट्रोनॉम है वो अनुमान लगाते थे। बिफोर गैलीलियो ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्लैनेट्स पोजीशन वेयर मेड विथ नेकेड आईज। यानी जो पहले जो गैलीलियो ने तो टेलीस्कोप का निर्माण किए थे, आविष्कार किए थे, और उनके टेलीस्कोप के आधार पर जो भी ऑब्जेक्ट है वो 20 गुना ज्यादा बड़ा हमको दिखाई देता है। लेकिन उनसे पहले नेकेड आईज से यानी खुली आंखों से ऑब्जर्वेशन करते थे साइंटिस्ट और अनुमान लगाते थे। By the 16th century, a lot of data were available about the planetary position and motions. यानी जो 16th सेंचुरी थी उस समय बहुत सारे प्लानिटरी जो मोशंस है उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा हो चुके थे। देन जॉन केपलर स्टडी दिस डाटा, और उन्होंने उस समय उन डाटा को, सभी डाटा को स्टडी किए। He noticed that the motion of planets follows certain law. He started 3 law डिस्क्राइबिंग प्लैनेटरी मोशन। यानी उन्होंने इन सभी को स्टडी करने के बाद में 3 लॉ क्रिएट किए जो प्लैनेटरी मोशन के ऊपर थे। देन दीज आर नॉन एज केपलर्स लॉ व्हिच आर गिवन बिलो। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। आपको ये सुनकर बहुत अच्छा लगेगा कि 16th सेंचुरी के पहले मीन्स 15th सेंचुरी में
हमारे इंडिया में कुछ साइंटिस्ट थे जिनके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था, फिर भी उन्होंने बहुत सारा डाटा इकट्ठा किए थे और ये सभी डाटा एक बुक में लिखी गई है जिसके जो ऑथर है वो अननोन है अभी तक। जो वो था सूर्य सिद्धांत करके एक ग्रंथ है, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सूर्य सिद्धांत, तो आपको मिल जाएगा उसमें बहुत सारा डाटा जो 15th सेंचुरी में ही लिख दिया गया था बिना किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। यानी पहले के लोग, आपको पता होगा कि गणना करते थे, गणना करना यानी जो प्लैनेट्स थे उनके आधार पर आकाश जो भी ग्रह बोलते हैं उन सभी की गणना कर उन्होंने डाटा इकट्ठा किए थे। आर्यभट्ट के बारे में आपको पता होगा कि उन्होंने भी बहुत सारे डाटा इकट्ठा किए थे। उसी तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किए थे, ये डाटा इकट्ठा किए थे और इन्हीं डाटाओं के आधार पर जो दूसरे देश के साइंटिस्ट हैं उन्होंने उसको फिर से स्टडी किए, जैसे केपलर्स लॉ ने किए। ऐसे ही डाटा उसमें भी सूर्य सिद्धांत के भी डाटा उसमें इन्वॉल्व है और ये हमारे टेक्स्ट बुक में देना चाहिए था लेकिन वो नहीं दिया गया है। और ये जो सूर्य सिद्धांत है उसमें जो इक्लिप्स है यानी प्लानिटरी मोशंस के बारे में दिया गया है, आप पढ़ोगे आपको हिंदी में भी मिल जाएगा और इंग्लिश में भी मिल जाएगा। एक्चुअली ये संस्कृत में लिखा गया था, यानी ये जो सूर्य सिद्धांत है पूरा बुक संस्कृत में लिखा गया था लेकिन बाद में उसको यानी दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगा। आप जब उसको सर्च करोगे तो आपको सर्कल और इलिप्स के बारे में पता चल गया। अब आपका जो पेज नंबर 3 में डू यू नो है, अ इलिप्स इज द कर्व ऑब्टेन्ड व्हेन अ कोन इज कट बाय द inclined planet, it has two focal point। यानी यहाँ पर एक उन्होंने एक इलिप्स लिए है जिसके 2 फोकल पॉइंट्स है। अब जब हम यहाँ से क्या करेंगे, फोकल पॉइंट लेंगे, यहाँ से यहाँ F1 देन यहाँ पर F2। तो अब ये जो इलिप्स है इसमें हम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले ए पॉइंट ए, ये है पॉइंट ए। अब इसमें और एक ड्रॉ करेंगे हम पॉइंट बी, ये है पॉइंट बी। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे हम पॉइंट सी, ये पॉइंट्स मैंने अलग अलग कलर में आपको समझ में आना चाहिए इसलिए ड्रॉ की हूँ, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। अब इस जो फोकल पॉइंट है आपकी बुक में एक इक्वेशन दिया हुआ है, आप यहाँ पर डी भी क्रिएट कर सकते हो, सी भी ई भी कर सकते हो, यानी इस टाइप से बहुत सारे आप पॉइंट्स ले सकते हो। इसको जब आप फोकल से जोड़ोगे तो सभी का डिस्टेंस कैसा होगा, बराबर होगा। तो हम इक्वेशन में देखेंगे कि द सम ऑफ द डिस्टेंस टू द टू फोकल पॉइंट दैट एवरी पॉइंट ऑन द कर्व इज कांस्टेंट, यानी सभी के पॉइंट कैसे रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। देन F1 and F2 are two focal point of the ellipse shown in figure 1.3. If A, B and C are these point on the ellipse, then यानी इसमें दिया हुआ है कि जो पॉइंट A F है, A F1 plus A F2 equals to B F1 plus B F2, फिर दिया है C F
F2। अब आपको समझ में आ गया होगा कि AF1 मीन्स AF1 प्लस AF2 इज इक्वल्स टू BF1 प्लस BF2 इज इक्वल्स टू CF1 प्लस CF2। ठीक है, मीन्स ये कैसे है, सभी कहीं से भी हम उसको ड्रॉ करेंगे। अगर हम D को ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे भी ये कैसा होगा, इक्वल्स, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं DF1 प्लस DF2 मीन्स CF1 प्लस CF2 इक्वल्स टू DF1 प्लस DF2। यानी इस तरीके से हम बहुत सारे उसके पॉइंट्स बना सकते हैं, फोकल बना सकते हैं। देन नेक्स्ट हम फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, केपलर्स फर्स्ट लॉ। द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोसी। फोसी मीन्स फोकल, फोकल पॉइंट। ठीक है, फोसी का ही मतलब फोकल पॉइंट है या फोकस बोल सकते हैं हम, कि जो प्लैनेट है वो क्या है, एक ऑर्बिट की तरह सन के इर्द गिर्द क्या करता है, घूमता है। तो सन एट द वन ऑफ द फोसी मीन्स सन उस समय क्या है, एक फोकस है। देन फिगर 1.4 shows the elliptical orbit of a planet revolving around the sun। यानी जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है वो किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, सन के इर्द गिर्द। द पोजीशन ऑफ सन इज द इंडिकेट बाय द एस। और इस फिगर में जो सन है उसको इंडिकेट किया गया है एस से। देन नेक्स्ट है केपलर्स सेकंड लॉ। The line join the planet and the sun weaves equal area is equal interval time। अगर हम लाइन को ज्वाइन करते हैं, फोकल को, जो भी पॉइंट जहाँ से वो, अगर वो प्लैनेट यहाँ है तब भी फोकस से उसका डिस्टेंस इतना होगा, यहाँ पे भी है तब भी वो इसके इक्वल टू होगा, अगर वो यहाँ है तब भी वो इसके इक्वल टू होगा। ठीक है, यानी इक्वल इंटरवल टाइम, और टाइम भी उतना ही लगने वाला है उसको। देन AB एंड CD आर द डिस्टेंस कवर बाय द प्लैनेट इज इक्वल टाइम, दैट इज after equal in travel of the time the position of the planet start from A and C। यानी जो पोजीशन है किसका, प्लैनेट का रिवॉल्विंग करने का, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, A से C तक। देन A and C are shown by the B and D respectively। यानी जो A और C है उसी के बराबर क्या है, B एंड D। आप देख सकते हैं इसमें A एंड C और B एंड D। देन द स्ट्रेट लाइन AS। अब देखो इसमें एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो रहा है AS एंड द CS sweep equal area is equal interval of time, that is the area ASB। यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, इसमें जो सन है उसको क्या लिया गया है, S, ये A है और ये क्या है, C, ये है D पॉइंट, E पॉइंट, F पॉइंट। ठीक है, अब देखिए हमने क्या पढ़े सेकेंड लॉ में, कि जो केपलर्स का जो लॉ है उसमें स्ट्रेट लाइन क्या दिख रहा है, AS, ये जो स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद में CS, स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज एरिया ASB। यानी जितना ASC में है उतना ही इक्वल कितना है, ASB। and the CSD
उसका इक्वल इधर है। देन नेक्स्ट है केपलर्स थर्ड लॉ, द square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of means distance of a planet from the sun। यानी एक जब वो सन क्या होता है, एक सन के इर्द गिर्द जब कोई प्लैनेट क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में, यानी स्क्वायर पीरियड में, तो उस समय उसका क्यूब क्या होता है, निकलता है, जो हम इस इक्वेशन से देखेंगे। दस इफ आर इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट, आर क्या है, एवरेज डिस्टेंस है किसका, प्लैनेट का। एवरेज डिस्टेंस of the planet from the sun and t is the period of the revolution। अब यहाँ पे कैपिटल T क्या है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। देन T हमने पढ़े कि जो वो क्या होगा, स्क्वायर में रहेगा, क्या सन का जो पीरियड ये है वो स्क्वायर में रहेगा, मीन्स रिवॉल्यूशन। तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू आर क्यूब, मीन्स जब वो डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन्स दैट आर प्लैनेट फ्रॉम द सन, वो कैसा रहेगा, क्यूब में। दैट इज टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, और ये कैसा रहेगा, कांस्टेंट। और हम सभी को पता है कि कांस्टेंट को k से डिनोट किया जाता है, मींस t इक्वल्स टू टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल्स टू k। तो then Kepler's obtained these laws simply from the study of position of planet obtained by regular observation। यानी उन्होंने अपने स्टडी के दौरान रेगुलर ऑब्जर्वेशन से ये जो थर्ड लॉ है इसको एक सिंपलीफाई, एक सिंपल इक्वेशन के द्वारा उन्होंने एक्सप्लेन किए। ही हैड नो एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई द प्लैनेट ओबे this law। we will see below how this law help the Newtons in the formulation of this theory of gravitation। उसके बाद में ये जो लॉ था, इस लॉ के आधार पर जो न्यूटन्स थे उन्होंने क्या किए थे, अपने आगे की जो स्टडी थी, यानी इनकी केपलर्स की स्टडी करने की, लॉ की स्टडी करने के बाद में उन्होंने अपनी इक्वेशन एक्सप्लेन किए थे। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मींस इस प्लैनेट की स्टडी के आधार पर उन्होंने लॉ क्रिएट किए थे, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।